Hello everyone, my name is Kusum Gupta. I am from Vision Divyang Foundation. My specialization is intellectual disability. आज हम लोग अब 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। 21 तरह की विकलांगताएं। 2016 में हमारे पास रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया। एज पर रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट नाउ वी हैव 21 डिसेबिलिटीज़। रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इट इज़ एन अडेप्टेशन ऑफ UNCRPD एक्ट जो हमारे पास 2006 में आया था। 2006 का UNCRPD एक्ट का इंडियन अडेप्टेशन या इंडियन वर्जन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 2016 में रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को लेकर आए। ऑब्जेक्टिव ये था हमारे पास 2016 RPWD एक्ट का। एज पर RPWD एक्ट रिवाइज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स को इंश्योर करने के लिए उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करे गए, कुछ चेंजेस करे गए। हमारे पास 1995 में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में वी हैड 7 डिसेबिलिटीज। नाउ रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में वी हैव 21 डिसेबिलिटीज। इट्स नॉट देयर कि डिसेबिलिटीज का एक्चुअली बढ़ गई है, उनका रेशियो बढ़ गया है। कुछ एज रिलेटेड डिजीजेस थी जो विद टाइम हमारे पास कंडीशंस में कन्वर्ट हो रही थी। उसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे डिसेबल्ड जो भी हमारे पास पॉपुलेशन थी उसको बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए हमने डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरीज को हमने बढ़ा दिया है। अगर हम देखकर चलें, सबसे पहले एक चीज़ बड़ा ही मिथ आता है जिसमें सब लोगों को बोला जाता है कि ना विकलांगता, जैसे किसी बच्चे की मानसिक विकलांगता है और मानसिक विकलांगता में हम लोगों के पास एक मिथ आता है कि मानसिक विकलांगता के समय में हम इसे कोई दवाई देंगे या कुछ इस तरीके की चीज़ देंगे तो वह ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। विकलांगता एक कंडीशन है जो हमेशा रहती है। विकलांगता के केस में क्योंकि वह कंडीशन है तो उसमें हम लोग मेडिकल इंटरवेंशन की हमें हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है ताकि पेशेंट की कंडीशन फर्दर वर्सन ना हो। हम उसके साथ जब भी हम डिसेबिलिटी में काम करते हैं हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ उनकी फंक्शनल स्किल्स पर काम करते हैं, फंक्शनल इम्प्रूवमेंट पर काम करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई यू कि डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन। ये जितने भी मिथ्स होते हैं कि जिसमें हम लोग बोलते हैं कि इस तरह के कई बार पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ उन्हें गुमराह भी किया जाता है कि ये वाली दवाई ले लीजिए या इस तरह का, वो वाले मिथ्स नहीं होने चाहिए। कुछ थोड़ी सी टर्म्स हैं, जैसे सपोज करो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट इज बेसिकली लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। बेसिकली इट इज एन ऑर्गन लेवल। हम किसी ऑर्गन लेवल पर किसी का कोई लॉस होता है। इम्पेयरमेंट को अगर हम सिंपल भाषा में बात करी जाए तो सपोज करो किसी का अगर लेफ्ट आर्म या लेफ्ट लेग कटता है देन इट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट, क्योंकि उसका ऑर्गन लेवल पर लॉस हुआ है। Disability is defined as a restriction or lack of ability to perform an activity in a manner not within the range of considered normal for a human being, generally taken to be at the level of the individual language. For example, इसमें सपोज करिए अगर हमारा, क्योंकि हमारे पास इम्पेयरमेंट आया है, इम्पेयरमेंट के कारण ऑर्गन लॉस हुआ है, किसी का लेफ्ट या राइट आर्म, फॉर एग्जाम्पल राइट आर्म लॉस हुआ है उसका, दैट इज इम्पेयरमेंट। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑर्गन किसी ना किसी तरीके से उसमें फंक्शनल लिमिटेशंस आ गई हैं। हो सकता है वो राइट हैंड से नहीं लिख पा रहा है और हो सकता है जहाँ पर उसको दोनों हाथ की ज़रूरत आ रही है, दोनों हाथों की रिक्वायरमेंट है, दोनों हाथों का समन्वय होना चाहिए, वो वाला कार्य अपनी सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड डिसेबिलिटी बेसिकली। तब वहाँ पर उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज योर हैंडीकैप। हैंडीकैप as per the ICIDH defines handicap as a disadvantage for an individual resulting from an impairment or disability that limits or prevents the fulfillment of role that is normal for that individual. इसमें अगर हम लोग हैंडीकैप इज अ पर्सन सिचुएशन स्पेसिफिक। हर कंडीशन में कभी कोई हैंडीकैप नहीं होता है। अगर जहाँ पर दोनों आर्म्स का उसको काम था तो वो उस कंडीशन में हैंडीकैप है, लेकिन अगर उसका एक आर्म राइट हैंड का काम उसका लेफ्ट हैंड सब्स्टिट्यूट कर रहा है और वो उससे राइटिंग कर रहा है देन द पर्सन इज नॉट हैंडीकैप। हैंडीकैप वो सिचुएशन स्पेसिफिक है, हर कंडीशन में हैंडीकैप वर्ड हम नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए हम जब भी टर्म्स यूज़ करते हैं, हम डिसेबिलिटी का टर्म यूज़ करते हैं, हैंडीकैप की टर्म यूज़ करते हैं, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमें कौन सी टर्म एक्चुअली किस कॉन्टेक्स्ट में हमें कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। We have different categories of intellectual disability: mild, moderate, severe and profound. Severe and profound category हमारे पास custodial ग्रुप में आते हैं।
सीवियर कैटेगरी में हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि 1:1 इंटरवेंशन पे जाए, जहाँ पर एक टीचर के साथ एक बच्चा काम करे, या फिर 1:2 बेसिस पे कि हमारे पास एक टीचर पर 2 बच्चे काम कर सकें। ज़्यादातर हमारे पास जब भी हमारे पास सीवियर प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे आते हैं, एसोसिएटेड कंडीशंस के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा मेरे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ बच्चे के साथ एसोसिएटेड कंडीशन में फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो, एसोसिएटेड कंडीशन में बच्चों के साथ सीजर डिसऑर्डर्स हो, इन कंडीशंस के होने के कारण इन बच्चों को हमें ज़्यादा हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और हमारे पास सीवियर प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चों के साथ जनरली हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो बार बार उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जब भी हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं, बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, हम लोग फंक्शनल असेसमेंट करते हैं। फंक्शनल असेसमेंट हम डिफरेंट डोमेन्स में करते हैं, पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एकेडमिक एंड रिक्रिएशनल। इन डोमेन्स में हम बच्चों की फंक्शनल असेसमेंट करते हैं। फंक्शनल असेसमेंट के बाद हम बच्चों के गोल सिलेक्शंस करते हैं और उन गोल्स के बेसिस पर हम बच्चों की IEP प्लान करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लानिंग करते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ जब भी काम करा जाता है, हमेशा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के माध्यम से करा जाता है कि आप उन्हें कॉन्क्रीट लर्निंग कराते हैं। उनके स्टेप्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं और हर स्टेप्स को ब्रेक डाउन करने के साथ साथ उनके साथ रेनफोर्समेंट का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, ताकि बच्चे हमारे पास मोटिवेशन के साथ आएँ और अपने टास्क को सस्टेन करें। थैंक यू।